हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। और बिहार दरोगा एवं अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी में, उत्तराखंड में, कहीं भी जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, PYQ है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। BR मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना। ठीक है, NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। ठीक है, किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ध्यान रखेंगे, इसको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते भी रहते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, आपको पता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधान सभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GVK राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए 1977 में किसकी? तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर 1985 में GVK राव समिति का भी गठन किया गया और 1986 में LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का, ये क्रम भी लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, 1977 में अशोक मेहता समिति, फिर 1985 में GVK राव समिति और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रम लगाने के लिए भी पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समितियां हैं और एक तरफ सुझाव है, तो कौन सा किससे मैच होगा ये देखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और अशोक मेहता, तो अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, द्विस्तरीय
से जुड़े वो होंगे, ठीक है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने। और एल.एम. सिंघवी समिति तो स्थानीय स्वशासन पद्धति के लिए एल.एम. सिंघवी ने सुझाव दिया था स्थानीय स्वशासन पद्धति के लिए। और जी.वी. के राव समिति किससे जुड़े हैं, तो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से। जी.वी. के राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित सुझाव दिए थे, ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो सी आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति को और जी.वी. के राव तो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो कौन थे, वो थे बलवंत राय मेहता समिति। डी आंसर हो जाएगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। ध्यान रखेंगे इसको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की, तो कौन सा राज्य था, तो राजस्थान था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ध्यान रखेंगे इसको। और दूसरा कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे, तो वो थे बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता के सुझाव पर भी पंचायती राज लागू किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता को ही कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को ही। ए आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को आरंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर में किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो वो था राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान था, इसमें नहीं है तो स्टार बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था,
तो वो था राजस्थान। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ दिए जाते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले शुभारंभ हुआ था पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीवीएन राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता और बलवंत राय। तो एलएम सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये तीनों समितियां तो पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन पीवीएन राव समिति ये संबंधित पंचायती राज संस्था से नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव समिति का, पीवीएन राव समिति मतलब पीवी नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है। शेष अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जीवी के राव समिति 1985 का है, एलएम सिंघवी 1986 का है और अशोक मेहता समिति 1977 का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्रम कैसे हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति दूसरे नंबर पर 1977 में, फिर जीवी के राव समिति 1985 में और फिर एलएम सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, क्रम भी पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं? तो वी.के.आर.वी. राव समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। वी.के.आर.वी. राव समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति तो है, संथानम समिति भी है और वी.आर. मेहता समिति भी है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति और संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, लेकिन वी.के.आर.वी. राव समिति नहीं है पंचायती राज व्यवस्था से।
देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। VK RB राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अन्य तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय समिति की संस्तुति की थी अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसके बाद एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था, जिनमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी की। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की भी संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, जबकि LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। ठीक है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ये जो संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर, ठीक है, ये भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, और ये नहीं,
द्वारा भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। मतलब 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था इसके लिए, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल था, ये प्रधानमंत्री थे उस समय जब ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के समय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है, तो किस में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में, 11वीं सूची में वर्णित है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया, क्या प्रावधान किया पूछ रहा है। 4 कथन दे दिया है और सही उत्तर का चुनाव करना है, चयन करना है। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया पंचायतों को नियमित चुनाव कराने के लिए, सही बात है। और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, ये भी सही है। और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो ये भी सही है। तो सभी चारों सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी चारों सही। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया क्या क्या? तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, भी सही है। और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण और एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, तो ये भी सही है, चारों सही है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की है, उनके नियमित चुनाव होंगे, सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षण ये आरक्षित होंगे, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी, ठीक है, जो 11वीं अनुसूची में विषय दिए गए हैं उस पर पंचायत जो है को कार्य करने की पूर्ण शक्ति होगी। और इस अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय होंगे जिस पर कि पंचायत काम करेगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी, इस अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका की व्यवस्था करता है, ठीक है, उसमें 18 विषय हैं नगर पालिका वाले में 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो अभी आपने देखा 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो किनके लिए उत्तरदायी हैं? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग, तो इन तीनों के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड इसके लिए नहीं,
ठीक है। 73वां और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग और जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग के लिए उत्तरदायी हैं। 1, 2, 3 सही हो जाएगा, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पंचायतों के लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न के प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आए, जबकि नगरपालिकाओं के लिए 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न के प्रावधान किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 ZA, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 Y एवं जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 ZD। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, तो सही है। राज्य के पंचायतों एवं राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है वो पूछ रहा है। तो राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, तो सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये भी सही है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये गलत हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करना, तो ये भी नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 243 I 1 है। ठीक है। अनुच्छेद 243 1 के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराने का और इनके निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्याख्या करता है? तो किन चीज़ों की व्याख्या करता है? जो संविधान का 73वां संशोधन 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों या किस चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो देखना है इसमें जिला योजना समितियों का गठन करने की, तो नहीं, जिला योजना समितियों का गठन करने की नहीं। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, तो ये सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, तो सही है। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की, तो ये भी सही है। ठीक है, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की, तो दूसरा और तीसरा सही है। सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है, मतलब संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 मतलब 243 ओ तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की तथा अनुच्छेद 243
243 आई के तहत 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने संबंधी व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 जी के तहत यद्यपि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करने की शक्तियां दी गई हैं, तथापि 73वें संशोधन में जिला योजना समितियों के गठन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिला योजना समितियों का गठन का व्यवस्था नहीं है। जिला योजना समितियों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 य घ 243 जेड डी में है, जो संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो इनमें से कौन से 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, ये 73वें संशोधन में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। 1, 2 और 3 मतलब बी सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित है। नगर पालिकाओं के लिए व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौहत्तरवां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये 73वां है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान है, और दूसरा कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 14 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित यहाँ पे 73वें वो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान में, लेकिन ये 73वां संशोधन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कहाँ सबसे पहले लागू किया गया वो पूछ रहा है। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ये दूसरा क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन का, ठीक है, कहाँ सबसे पहले लाया गया? 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, क्या करता है? तो पंचायतों चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। ठीक है, 73वां संशोधन प्रावधान करता है क्या? तो पंचायतों के चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। समकक्ष बनाया गया था लोकसभा और विधानसभा के चुनावों। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनाव को आदेशात्मक रूप में संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ट में किया गया है। इस प्रकार पंचायत चुनावों को लोकसभा एवं विधानसभा के समकक्ष निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के पदों के रिक्त होने पर उनका निर्वाचन आज्ञापरक किया गया है। ठीक है, 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के पदों के रिक्त होने पर
उनका निर्वाचन आज्ञापरक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है क्या? तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से 243 न तक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो 73वें संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। 30% नहीं, 1/3 ना, 1/3 रखने के बाद कहा गया था, तो ये गलत हो गया। नहीं किया गया था पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, तो ये था। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, तो ये सही है, बी सही है। सी देखते हैं। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हो, तो ऐसा भी नहीं है। 2 से अधिक संतानें पर अयोग्य ठहराने का बात नहीं कहा गया था 73वें संविधान संशोधन में, तो सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन कूट में ये ए और सी वैसे करके चुनने होता तो ए और सी दोनों नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार बना लीजिए। ठीक है, ए और सी दोनों नहीं सही है। और डी, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे, तो ये सही है। मतलब अगर पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे पंचायतों के। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रश्न में 2 विकल्प ए व सी इस प्रकार के हैं जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, न कि 30%। 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो है यहाँ पे ए और सी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? तो अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व सही है। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना, तो ये भी सही है। और पंचायतों में 1/3 पदों पर महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही है। और पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ये नहीं, डी गलत हो गया। ठीक है,
ऐसा प्रावधान नहीं है। डी, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 1992 में अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं है। अन्य प्रश्नगत प्रावधान इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके किया गया, वह है कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों में आरक्षण महिलाओं का सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके किया गया है, वह है तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण संविधान का 73वां संशोधन करके दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ का खंड 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ? तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। अभी एक 106 नारी बंधन अधिनियम लाया गया है, लेकिन अभी इसके आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो आरक्षण 1/3 लाना है महिलाओं के लिए, वो अभी जब तक कि 2027 वाला जो सेंसस होना है, सेंसस मतलब जनगणना होना है, और फिर इसके बाद परिसीमन होगा, मतलब डिलिमिटेशन होगा, राज्यों में कितने सीटें किस तरह से वो होंगी, उसके अनुसार फिर लगभग 2030-31 के बाद ही ये संभव हो पाएगा। तो अभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अभी आरक्षण महिलाओं को मतलब कि प्राप्त नहीं किया गया है। संशोधन तो किया गया है लेकिन अभी आया नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 घ देता है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 घ देता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो किसने कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ये 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। ठीक है, स्थानीय निकायों में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नकाल में बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में प्रदान किया गया था, परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा में महिलाओं को 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3। ठीक है, कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां
संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। क्या प्रोत्साहित करेगा? तो स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। तो क्या? नई एकीकृत राज्य व्यवस्था, ग्रामीण स्वराज बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था, शासन सत्ता का केंद्रीकरण। तो स्वशासन व्यवस्था को प्रवृत्त करेगा। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण एवं स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती मतलब खंड स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। 20 लाख, 20,000 होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो वो है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो वो है पंचायती राज पद्धति। ठीक है। पंचायती राज पद्धति ग्रासरूट लेवल से संबंधित है। ठीक है। तृणमूल लोकतंत्र से, ग्रासरूट डेमोक्रेसी से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी तैयारी करने वाले बच्चे को मिल सके। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।